नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बड़ी खबर है, संसद का बजट सत्र आज से शुरू। राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी शुरुआत। दोनों सदनों में राष्ट्रपति का संबोधन होगा। संसद में बजट पर चर्चा प्रारंभ होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां संसद का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगी शुरुआत। दोनों सदनों में राष्ट्रपति का संबोधन होगा। आज संसद में बजट पर चर्चा प्रारंभ होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, दोनों सदनों में राष्ट्रपति का संबोधन होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरुआत होगी। संसद का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। दोनों सदनों में राष्ट्रपति का संबोधन होगा। आज संसद में बजट चर्चा प्रारंभ होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, दोनों सदनों में राष्ट्रपति का संबोधन होगा। आज संसद में बजट चर्चा प्रारंभ होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। संसद का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। दोनों सदनों में राष्ट्रपति का संबोधन होगा। आज संसद में बजट चर्चा प्रारंभ होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में यूरोपियन काउंसिल की प्रेसिडेंट और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष का आत्मीय स्वागत किया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति के उनके सम्मान में एक औपचारिक भोज का आयोजन भी किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि भारत और यूरोप केवल समकालीन हितों से ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र और खुली बाजार अर्थव्यवस्था जैसे साझा मूल्यों से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच मजबूत और साझेदारी को समय की आवश्यकता बताया। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत यूरोपीय संघ एफटीए दोनों क्षेत्रों के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और भारत संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस मुलाकात को भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष का स्वागत किया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में एक औपचारिक भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि भारत और यूरोप केवल समकालीन हितों से नहीं, बल्कि लोकतंत्र और खुली बाजार अर्थव्यवस्था जैसे साझा मूल्यों से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच मजबूत और साझेदारी को समय की आवश्यकता बताया। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता दोनों क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और भारत यूरोपीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस मुलाकात को भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के साथ शिष्टाचार भेंट की है। बैठक के दौरान भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय संबंधों सहित आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई है। इस अवसर पर दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ साझेदारी को और भी मजबूत करने, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। बैठक को भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक संबंधों को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस मुलाकात से दोनों पक्षों के बीच आपसी समझ और सहयोग को और भी विस्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और दिल्ली से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के साथ शिष्टाचार भेंट हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष और यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष के साथ भेंट की है। बैठक के दौरान भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय संबंधों सहित आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई है। इस अवसर पर दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ साझेदारी को और मजबूत करने, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। बैठक को भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक संबंधों को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस मुलाकात से दोनों पक्षों के बीच आपसी समझ और सहयोग को और विस्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य सरकार की प्री बजट बैठकें लगातार 7वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी हैं और इन बैठकों के माध्यम से समाज के हर वर्ग से उपयोगी सुझाव मिल रहे हैं। पंचकुला में आयोजित बैठक पूर्व परामर्श बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्री बजट चर्चाओं में उद्यमियों, स्टार्टअप्स, टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े लोगों, प्रगतिशील किसानों, महिला उद्यमियों और युवाओं से अलग अलग सुझाव लिए गए हैं। इसके साथ ही पंचायतों, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों और विभिन्न वर्गों के लोगों से भी राय एकत्रित की गई है। सीएम सैनी ने बताया कि सरकार ने सुझाव एकत्रित करने के लिए आधारित चैट बॉट भी लॉन्च किया है, जिस पर अब तक करीब 2.5 से 3 हजार लोगों के सुझाव प्राप्त किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज की बजट परामर्श बैठक में सभी विधायकों और सांसदों को आमंत्रित किया गया था। हालांकि इस बार विपक्ष के विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। हमारा जो ये प्री बजट की बैठकें लगातार 7वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, अलग अलग स्टेक होल्डर से हम बात कर रहे हैं, उनसे सुझाव ले रहे हैं और बहुत अच्छे सुझाव लोगों के मिल रहे हैं। चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे हमारे स्टार्टअप हैं, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हमारे लोग हैं, हमारे प्रगतिशील किसान हैं, या हमारे एफपीओज हैं, महिला उद्यमी हैं, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, हमारे स्टार्टअप युवा हैं। युवाओं से अलग हमने उनसे सुझाव लिया है और हमने जो हमारे महिलाओं के साथ साथ अन्य जो लोग हैं, हमारे पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, हमारे स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि हैं, अलग अलग लोगों से हमने प्री बजट को लेकर के उनसे सुझाव आमंत्रित किए और हमने एआई बेस्ड चैट बॉट उसको भी लॉन्च किया। उसके ऊपर भी लगभग 2,500-3 हजार के करीब सुझाव लोगों के पहुंच गए हैं। आज हमने सभी विधायक, सांसद को यहां आज प्री बजट कंसल्टेशन में बुलाया था। पिछले वर्ष सभी विधायक आए थे, अब की बार विपक्ष के जो विधायक हैं वो नहीं पहुंचे और वो मैंने बताया भी है। जब मैं सुझावों के बाद बात कर रहा था अपने माननीय विधायक और मंत्रीगणों से कि पिछले बजट के अंदर जब हमने विधायक और सांसदों को बुलाया था सभी, तब आप लोगों के सुझाव आए थे। हमारे सभी विधायकों ने लगभग 500-550 सुझाव दिए थे और उसमें से लगभग 275 के करीब सुझाव हमने शामिल किए, क्योंकि हमारे जो विधायक जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि इनके बड़े पब्लिक के साथ जुड़े होते हैं, इनके बड़े महत्वपूर्ण सुझाव होते हैं, हमने उन सुझावों को शामिल किया है। और मेरे लिए ये खुशी की बात भी है, हरियाणा प्रदेश के अंदर अलग अलग बैठक के अंदर हमने जो पिछले पूर्व बजट परामर्श के अंदर सुझाव आए थे, उन स्टेक होल्डर्स को उन सुझावों के बारे में भी अवगत कराया, उनको ये भी बताया कि आपके इतने सुझाव आए थे, इतने शामिल किए हैं, इस विभाग का इतना बजट था, इतना खर्च कर दिया है, उसकी भी जानकारी हमने पूरी दी है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो काम चल रहे हैं, कुछ काम टेंडर की प्रक्रिया में है। जो बजट हमारा है उसको लेकर के हम गति से काम कर रहे हैं और आज हमारे विधायक और सांसदगण आए थे, उनके महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। हमने ये भी कहा है कि आप क्यूआर कोड के माध्यम से एआई चैट बॉट के ऊपर अपने महत्वपूर्ण और भी सुझाव अगर आपके पास हो वो आप दे सकते हैं।
लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां 29 जनवरी को होगी कैबिनेट बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। लोक भवन में आयोजित होगी कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां बैठक का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। 29 जनवरी को होगी कैबिनेट बैठक लखनऊ में, जहां लोक भवन में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। लखनऊ में 29 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन होगा। ये बैठक लोक भवन में आयोजित की जाएगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें से कुछ जल्द पर ही मोहर लग सकती है। अधिकारियों का कहना है कि ये बैठक प्रदेश के विकास और प्रशासनिक फैसलों के लिए अहम साबित होगी। बैठक के बाद जनता और मीडिया को बैठक के निर्णयों की जानकारी भी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में आम जनता की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नागरिकों से सीधे संवाद किया और उनकी शिकायतों और मांगों को समझा। लोगों ने विभिन्न सामाजिक, प्रशासनिक और विकास संबंधी मुद्दों पर अपनी बात रखी। जनता दर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को सीधे मुख्यमंत्री से संवाद करने का अवसर देना और शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करना बताया गया है। गोरखपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने आम लोगों की तमाम समस्याएं सुनी हैं। नागरिकों से सीधे संवाद किया गया, सामाजिक प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा हुई है और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौके पर ही अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए, ताकि लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण निकाला जा सके। और इसके साथ ही गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने तमाम लोगों की समस्याएं सुनी हैं और इसके साथ इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नागरिकों से सीधे संवाद किया और उनकी शिकायतों, मांगों को समझा है। लोगों ने विभिन्न सामाजिक, प्रशासनिक और विकास संबंधी मुद्दों पर अपनी बात रखी। जनता दर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को सीधे मुख्यमंत्री से संवाद करने का अवसर देना और शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करना बताया गया है। मुंबई से बारामती जा रहा प्लेन आज सुबह एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया है। विमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सवार थे। महाराष्ट्र के बारामती में एक प्लेन क्रैश होने से डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत सभी सवारियों की मौत हो गई है। प्लेन में उप मुख्यमंत्री के साथ 2 अन्य लोग और एक पीएसओ और दो क्रू सदस्य भी मौजूद थे और शुरुआती जानकारी के अनुसार इस हादसे में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं बचा है। घटना के बाद एयरपोर्ट और स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया है। इसके साथ ही डीजीसीए ने इस दुर्घटना की पुष्टि की है और हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। और इसके साथ ही बता दें कि बारामती में प्लेन क्रैश और विमान हादसे में अजीत पवार की मौत हुई है। लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है और इसके साथ ही जांच पड़ताल अब शुरू कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है और इसके साथ ही इसमें विमान में डिप्टी सीएम अजीत पवार भी सवार थे। मुंबई से बारामती जा रहा प्लेन आज सुबह बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान बता दें कि क्रैश हो गया है। विमान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी सवार थे। महाराष्ट्र के बारामती में एक प्लेन क्रैश होने से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत सभी सवारियों की मौत हो गई है। इसके साथ ही बता दें कि इसमें अन्य लोग भी मौजूद थे और शुरुआती जानकारी के अनुसार इस हादसे में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं बचा है। घटना के बाद एयरपोर्ट और स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इस दुर्घटना की पुष्टि की और हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली में आयोजित वंदे मातरम साइक्लोथॉन 2026 को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम के महत्व और उद्देश्य पर प्रकाश डाला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीआईएसएफ देश के आधारित विकास, समृद्धि, व्यापार और तटीय बुनियादी ढांचों को मजबूत करने में भूमिका निभा रहा है। उन्होंने इस आयोजन को सुरक्षा, खेल और जागरूकता को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बताया। इस दूसरे संसद का मुख्य उद्देश्य वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र चेतना का उत्सव मनाना है।
कार्यक्रम में देश भर से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और राष्ट्रीय एकता और स्वास्थ्य संदेश के महत्व को बढ़ावा दिया है। और केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। सीआईएसएफ, तटीय विकास, वंदे मातरम 150 पर्व उत्सव, सुरक्षा, खेल जागरूकता का मंच यहां प्रदान किया गया। राष्ट्रीय एकता और स्वास्थ्य का संदेश दिया गया है। और दिल्ली से ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। देखने काबिल होता है। और मैं सीआईएसएफ की विशेषता का मैं एक वर्णन जरूर करना चाहूंगा। जब मैं एक केस का स्टडी कर रहा था मुंबई के एक बड़े कारखाने में, जब उसके गैस लीक हुए, उस गैस को बंद करने का काम सीआईएसएफ का नहीं था। जिनको करने का यह कर्तव्य था, जिनकी ड्यूटी थी, वह कुछ पल के लिए वहां से हटे थे। वो आते तब तक सीआईएसएफ ने इंतजार नहीं किया। सीआईएसएफ के हमारे जवानों ने तत्परता के साथ उस जो गैस का रिसाव हो रहा था उसको रोका। न जाने तो कितनी बड़ी अनहोनी हो जाती, इसलिए हमारे सीआईएसएफ के 2 जवानों ने अपनी आहुति दी। तो हम जब सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं तो अपने उस सुरक्षा के लिए अपने प्राणों से ज्यादा उसका महत्व देते हैं। सीआईएसएफ को हाल में ही इंटरनेशनल शिपिंग एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत एक मान्यता प्राप्त सुरक्षा के रूप में नामित किया गया है। यह सीआईएसएफ के लिए और हम सबों के लिए गर्व की बात है। सीआईएसएफ भारत के पोर्ट आधारित विकास, समुद्री व्यापार और तटीय बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के प्रयासों के केंद्र में आ गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सागर क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास विजन को और मजबूत करता है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने की लक्ष्य रखती है। इस साइक्लोथॉन के माध्यम से सीआईएसएफ के उद्देश्य तटीय सुरक्षा से जुड़े सभी हितधारकों के साथ संवाद स्थापित करना और तटीय समुदाय को केंद्र में रखना है। इस दूसरे संस्करण का प्रमुख उद्देश्य वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय चेतना का उत्सव मनाना है। इसमें कुल 148 साइकिल चालकों की 2 टीमें 28 जनवरी से 22 फरवरी तक साइकिल यात्रा करेगी। मणिपुर की राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्य भर के अधिकारियों, सैनिकों और नागरिकों ने समारोह में भाग लिया। बीटिंग रिट्रीट समारोह में सैनिकों द्वारा ध्वजारोहण, मार्च पास्ट और बलों की परेड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय गान और भारतीय बलों के सम्मान में प्रस्तुतियां दी गईं, जो समारोह को भव्य और बनाती हुई नजर आई हैं। इस अवसर पर राज्य के लोगों ने गणतंत्र दिवस की गौरवपूर्ण परंपराओं और देशभक्ति की भावना का उत्सव मनाया। समारोह का उद्देश्य देशभक्ति को बढ़ावा देना और नागरिकों में लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना बताया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हाल ही में हुई ताजा बर्फबारी ने शहर को पूरी तरह सफेद चादर में ढक दिया। मौसम विभाग ने ठंड के बढ़ते असर के बीच लोगों से आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश के मनाली और कुल्लू में भी भारी बर्फबारी दर्ज की गई। भारी बर्फबारी के कारण शहर की सड़कों और घरों पर सफेद चादर बिछ गई है। स्थानीय प्रशासन ने सड़कों पर जाम और हादसे से बचाव के लिए चौकसी बढ़ा दी है। बर्फबारी से पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन स्थल और सड़क मार्ग प्रभावित हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही सर्दियों का खूबसूरत दृश्य भी देखने को मिला। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी और ठंड के अधिक रहने का पूर्वानुमान जताया है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों से आग्रह किया गया है कि वे सुरक्षित मार्गों का ही उपयोग करें और वाहन चलाते समय सतर्क रहें। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फबारी से यह नज़ारा ढकता हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों की थोड़ी चिंता बढ़ती हुई नजर आई है, तो वहीं पर्यटकों के लिए ये मौसम काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस दृश्य का आनंद लेते हुए पर्यटक नजर आ रहे हैं। तो वहीं बता दें कि यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बता दें कि अभी यूं ही मौसम रहने की संभावना जताई है और इसके साथ ही और अधिक बर्फबारी की संभावना भी जताई है, इसलिए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़कों पर दृश्यता कम हो गई। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी कई इलाकों में भारी बारिश हुई है, जिससे मौसम ठंडा और सुहाना हो गया। बारिश के कारण स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और शहर में नमी का स्तर बढ़ गया। चंडीगढ़ में भी मौसम का असर दिखाई दिया है और पूरे शहर में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण सुबह और रात के समय यातायात प्रभावित होने की संभावना बनी हुई है। तो वहीं हरिद्वार में सुबह से ओलावृष्टि के साथ बारिश का दौर चला। मौसम में हुई यह बरसात शहरवासियों के लिए ठंडक और राहत लेकर आई है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने और कोहरे में वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। इसके अलावा लोगों को बारिश और ठंड के मद्देनजर उचित तैयारी करने की हिदायत भी दी गई है। और ये दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली में घना कोहरा छाया है, सड़कों पर दृश्यता बेहद कम हो गई है। अयोध्या में भी कई इलाकों में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। मौसम ठंडा होता हुआ नजर आया है और इसके साथ ही चंडीगढ़ में भी घना कोहरा छाया हुआ है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से। इन सभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मौसम का कहर बरपता हुआ लोगों पे नजर आ रहा है। कई इलाकों में भारी बारिश हुई है और मौसम ठंडा होता हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में काफी ज्यादा घना कोहरा देखने को मिला है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है। दृश्यता के चलते बता दें कि वाहनों की आवाजाही में काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, इसलिए बता दें कि लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ठंड का कहर और बारिश का कहर यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे बता दें कि जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अयोध्या की अगर बात करें तो इलाके में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम ठंडा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। सड़कों पर फिसलन देखने को मिल रही है, यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। और दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे वाहनों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।